हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नयन मास्टर क्लास। और बच्चे, आज हम इस मास्टर क्लास के सीरीज में देखने वाले हैं कि केमिकल साइंस के जो सीएसआर नेट का एग्जाम होता है, जिस तरीके से आपका गेट का एग्जाम है और सेट का जो एग्जाम होते हैं, उसमें कौन कौन से सिलेबस हमको पढ़ना होता है और क्या इसका कट ऑफ मार्क्स हैं और इसके कैसे एग्जाम पैटर्न्स होते हैं और क्या इसकी स्टडी प्लान हो सकते हैं। तो वन बाय वन आई विल डिस्कस एवरीथिंग। ठीक है, बने रहिएगा वीडियो में, मैं आपको सारा चीज़ बताऊंगा कि कैसे कैसे हमारा जो केमिकल साइंस का सीएसआर का नेट का एग्जाम होता है, वो आगे हम बात करते चलते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सी एस आई आर यूजीसी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये आपका जो नेट का एग्जाम है, ये हम पीएचडी करने के लिए, जूनियर रिसर्च फेलोशिप एसआरएफ के लिए हम क्या करते हैं, इसको लेक्चरशिप के लिए, अगर किसी को असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो ये एग्जाम को क्वालिफाई करना मैंडेटरी है या मस्ट है। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं, ये एग्जाम का जो नाम है उसका नाम है क्या, केमिकल साइंस। केमिकल साइंस यानी कि जो केमिस्ट्री बैकग्राउंड से हैं वो इसमें एग्जाम में अपेयर होते हैं। और इसका जो एग्जाम है, उसको जो एजेंसी लेती है उसको बोलते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये क्या है, एक एग्जाम टेकिंग एजेंसी है, एनटीए जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये अलग अलग एग्जाम कंडक्ट करता है। तो ऐसा नहीं है कि एनटीए एक एजेंसी है, एनटीए कोई डिपार्टमेंट या कोई सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, सर ये एनटीए यूजीसी क्या है, यूजीसी नेट क्या है। तो मैं आपको बता दूं, आगे और मैं डिस्कस करते चलूंगा कि आपका यूजीसी नेट होता है, यानी कि यूजीसी, और एक होता है सीएसआईआर नेट। सीएसआईआर नेट। तो हम जो केमिस्ट्री वाले हैं, या जिस जो जैसे कि मान लीजिए जो साइंस बैकग्राउंड है, लाइक केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, या मैथ्स है, या बायोलॉजी है, और एक इसमें आता है जियोलॉजी। ठीक है, जियोलॉजी जो आपको हिंदी में बोलते हैं भूगर्भ विज्ञान जिसको बोलते हैं। तो ये 5 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको सीएसआईआर नेट दिलाना होता है, सीएसआईआर नेट। और जो बाकी सब्जेक्ट हैं, लाइक हिंदी, अंग्रेजी, आपका सोशल साइंस, इकोनॉमिक, ये सब क्या है, आपके आते हैं यूजीसी नेट में आते हैं। उसकी उनके एग्जाम उनमें सीएसआईआर नहीं लगा रहता है। ठीक है, अगर मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा, तो इसको पहले इसका नाम, यानी कि पूरा सीएसआर का नाम है कि एचआरडीसी जिसको बोलते थे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ग्रुप, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। जो इंडस्ट्रियल रिसर्च के तौर पे बहुत सारे, और आगे मैं आपको लैब भी बताते चलूंगा। ठीक है, तो ये आपका है केमिकल साइंस। तो इसमें जो आपका सीएसआर नेट जो केमिकल साइंस का होता है, आपको यहाँ पे देखें कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ द सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न मार्किंग। तो आपको यहाँ पे सीएसआर का लोगो दिख रहा होगा, ये हमारा सीएसआर का लोगो है, भारत में जो सीएसआर की लेबोरेटरीज है। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद भारत। तो सीएसआर का जो लेबोरेटरी है उसी वहां से अपना जो सीएसआर का नेट एग्जाम है यहाँ पे कंडक्ट करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि एग्जाम का नाम क्या है आपका, जो आप जो एग्जाम में अपियर करने वाले हैं, एग्जाम की एलिजिबिलिटी भी बताऊंगा। अगर आप केमिस्ट्री में मास्टर्स किए हैं, एमएससी किए हैं, एमएससी मास्टर्स किए हैं, तब आप इस एग्जाम को क्या कर सकते हैं, अपियर कर सकते हैं, दिला सकते हैं, और आप एलिजिबल हैं। दूसरा, इसकी कंडक्टिंग बॉडी क्या है, कौन इसको लेता है, तो इसका नाम अभी आपको बताया हूँ, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। दिस इज द कंडक्टिंग बॉडी। यानी कि पहले 2020 या 19 के पहले एचआरडीसी यानी कि सीएसआर खुद एग्जाम लेता था, और सीएसआर का जो एग्जाम होता था वो ऑफलाइन था, यानी कि वो ऑनलाइन मोड में नहीं था। लेकिन अब पिछले 4-5 सालों से ये जो एग्जाम है वो ऑनलाइन मोड में हो चुका है। एग्जाम लेवल है आपका जो नेशनल लेवल का एग्जाम है। ठीक है, अगर आप इस नेट एग्जाम को क्वालिफाइड होते हैं तो आप पूरा ऑल इंडिया में आप क्या है, एलिजिबल हैं, किसी भी स्टेट में जाने के लिए आप एलिजिबल हैं। एग्जाम फ्रीक्वेंसी है कि साल में ये 2 बार होता है, ट्वाइस अ ईयर। एक आपका जून में होता है और दूसरा आपका दिसंबर में होता है। एग्जाम मोड ऑनलाइन ओनली, यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको कंफ्यूजन रहता है कि ये एग्जाम ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, तो मैं आपको बता दूं, सीएसआई नेट का जो एग्जाम है वो कम्प्लीटली ऑनलाइन मोड में है, कोई भी ऑफलाइन मोड में ये एग्जाम नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम ड्यूरेशन का। एग्जाम ड्यूरेशन होता है इसका 3 घंटा, यानी कि 180 मिनट का आपका एग्जाम होगा। और सॉरी, क्वेश्चन टाइप्स आपके कैसे आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। मैं आगे और डिस्कस करूंगा कितने कितने पार्ट्स में आते हैं। तो आपका ये पूरा क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस रहेगा, कोई भी आपको सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन नहीं मिलेगा। बहुत पहले 2010 से पहले का एग्जाम में सब्जेक्टिव टाइप आता था, लिखने आता था, लेकिन ये पूरा करंट सिनेरियो बदल चुका है। वो 10 साल पुरानी बात है, हमको उसमें ध्यान नहीं देना है। एग्जाम पर्पस, एग्जाम क्यों लेते हैं, ये कोई जॉब नहीं है। पहली बात ध्यान से सुनिएगा, सीएसआईआर नेट इज जस्ट अ नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये क्या है,
NET, नेशनल एलिजिबिलिटी एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि ये आपको एलिजिबिलिटी देगा किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए, लेकिन ये खुद एक जॉब नहीं है। ठीक है, मीडियम है जैसे हाँ फॉर एग्जांपल के लिए सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट फॉर द अवार्ड ऑफ जीआरएफ और डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट एज अ लेक्चरर। आप किसी स्टेट में, चाहे आप छत्तीसगढ़ के हो, महाराष्ट्र के हो, आप कर्नाटक के हो, पंजाब के हो, किसी भी स्टेट के हो, आपको ये असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर के लिए एलिजिबिलिटी देगा। दूसरा ये कि आप किसी इंस्टीट्यूट में पीएचडी करने जाएंगे, इफ यू गो फॉर द पीएचडी इन एनी इंस्टीट्यूट, दिस एग्जाम विल बी प्रोवाइडेड टू यू फेलोशिप। को ये एग्जाम क्या देगा? फेलोशिप देगा। ठीक है, कितने फेलोशिप देंगे, कैसे फेलोशिप देंगे, वो भी मैं आपके बात करूंगा। फिर आता है मीडियम। मीडियम क्या है आपका? हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में होता है, यानी कि आपके पास ऑनलाइन में ऑप्शन रहेगा, किसी प्रश्न को, किसी क्वेश्चन को आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो हिंदी में देख सकते हैं, और अगर वो आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो इंग्लिश में देख सकते हैं। टोटल मार्क्स होता है, ठीक है, टोटल मार्क्स है आपका 200, यानी कि 200 मार्क्स का टोटल मार्क्स का आपका एग्जाम है। ठीक है, और हेल्प डेस्क नंबर है, आप इसमें कॉल करके पूछ सकते हैं, और आपका ऑफिशियल वेबसाइट है csir.net.nta.nic. ये तो हो गया एग्जाम का कैसे कंडक्ट होता है, कितने नंबर का होता है, कितने बार होता है, कौन सी बॉडी है, कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। चलिए, आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसके कुछ सिलेबस के बारे में। अगर बच्चा, आप सीएसआई नेट की प्रिपरेशन के लिए सोच रहे हैं, तो आपके दिमाग में एटलीस्ट उसके सिलेबस होनी चाहिए कि क्या क्या सिलेबस मुझे डिस्कशन करनी है, अपने पढ़ाई करनी है, कौन सी कोचिंग ज्वाइन करनी है, सारा चीज मैं आपको डिस्कस करूंगा। पहले आप थोड़ा सिलेबस के बारे में ध्यान दीजिएगा। जैसे कि हमारा जो केमिस्ट्री है वो 3 भाग में बटा है, आपका एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री है, और एक आपका है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बहुत बेसिक जो टॉपिक है केमिकल पीरियोडिसिटी, जो हम क्लास 11th में पढ़ते हैं। मैं अगर सीधा सीधा एक शब्द में बोलूं, तो आपका जो क्लास 11th है, क्लास 11th से लेके आपका मास्टर के लास्ट सेमेस्टर का तक के जो केमिस्ट्री है, वो यहाँ तक के सिलेबस को कवर करता है। अगर आप एक बार सीएसआर नेट का प्रिपरेशन करते हैं, तो जितनी भी सारी एग्जाम्स के सिलेबस हैं वो सारा चीज कवर हो जाता है। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आप सिलेबस को अच्छे से तैयारी करते हैं, आपके लिए बहुत सारा चीज आसान हो जाता है। तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सिलेबस है, इसमें सबसे पहला है आपका केमिकल बॉन्डिंग। फिर दूसरा है आपका स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन होमो एंड हेट्रो न्यूक्लियर मेथड, इंक्लूडिंग शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, VSEPR थ्योरी। यहाँ पे हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन, नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, ये सब जो कैलकुलेशन पढ़ते हैं वो सब इसमें आता है। फिर आता है कॉन्सेप्ट, सॉरी, फिर आता है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, जिसमें हम पढ़ेंगे आर्हेनियस थ्योरी, लेविस बेस थ्योरी, ब्रोंस्टेन एसिड बेस थ्योरी। तो अलग अलग जो थ्योरी हैं, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट थ्योरीज, हाउ एसिड बेस वर्क्स, नॉन एक्वस सॉल्वेंट के बारे में भी बात करते हैं इसमें। फिर बहुत जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मेन ग्रुप एलिमेंट। मेन ग्रुप एलिमेंट जिसमें हम पढ़ेंगे बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, और आपका जो इनर्ट गैस फैमिली है उसके बारे में पढ़ेंगे, बोराजीन, एल्यूमिनियम के अलग अलग कंपाउंड्स हैं, तो सारा जो क्लस्टर्स है, बोरिन क्लस्टर, वो सारा चीज हम डिस्कस करेंगे इसमें मेन ग्रुप एलिमेंट। ठीक है, और जो पांचवा जो यूनिट है कहा जाए, ये है आपका ट्रांजिशन एलिमेंट। इसमें आता है डी ब्लॉक, ए ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, स्ट्रक्चर बॉन्डिंग इन थ्योरीज, आपका स्पेक्ट्रल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। मैं इसमें कौन से यूनिट को कौन से बुक से पढ़ेंगे ये भी आपको बताऊंगा। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कुछ तो आपको फायदा होगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। इसमें देखिए, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट में आपका जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आता है, स्पेक्ट्रल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, रेडॉक्स केमिस्ट्री और एनालिटिकल एप्लीकेशन। दूसरा चीज है, आप में आपको इसमें पढ़ना है बहुत जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड अगर मैं बोलूं तो ये 25 से 30 मार्क्स कवर करता है आपका सीएसआर नेट का। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ एंड रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, होमोजेनस कैटलिस्ट, हेट्रोजेनस कैटलिस्ट, फेरोसिन, मैग्नोसिन, निकिलोसिन, बहुत सारे जो आपको फेरोसिन जो
आपके ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड्स हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फिर आपका एनालिटिकल हाँ सॉरी, केज एंड मेटल क्लस्टर भी आता है इसमें। बोरेन क्लस्टर आता है आपका, डाइबोरेन, बीफोरेस्टेन, बहुत बड़े-बड़े जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हम हमारा एमएससी के जो सिलेबस में हैं। फिर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसमें सेपरेशन, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक, आपका इलेक्ट्रोथर्मो एनालिटिकल टेक्निक, क्रोमेटोग्राफी, एचपीएलसी, एटॉमिक ऑब्जर्वेशन। तो ये जो टॉपिक है बहुत रेयर क्वेश्चन देते हैं, लाइक एक आध दो क्वेश्चन आपको मिल गए तो बहुत है एएस से, ठीक है, या एएस से आते हैं। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे आगे। फिर आता है आपका बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाँ, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बहुत आसान टॉपिक है, इजी टॉपिक है, इसको हम कर सकते हैं। और इसमें देखते हैं फोटो सिस्टम, फोर फायरिंग स्ट्रक्चर, मेटलो एंजाइम, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, हिमोसाइनिन, ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं ये आपने क्लास 12th या फाइनल ईयर की बेसिक क्लास में पढ़े हैं। अगर आप सीएसआर नेट की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा एक बहुत अच्छा प्रीमियम सजेशन रहेगा आपके लिए कि जो क्लास 11th से लेके आपके मास्टर तक के नोट्स या बुक्स आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। कब कौन सी किताब आपको पढ़ना पड़ जाए ये आप नहीं जान सकते, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि इंटरडिसिप्लिनरी है। आपका सारा टॉपिक जो है, सारा क्लास जो है एक प्रकार से आपको एक जगह कर दिया गया है और आपको समझना है कि कौन सा टॉपिक इजीली किस बुक में अवेलेबल हो सकता है। फिर इसमें है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ characterization of inorganic compound like IR spectroscopy, Raman spectroscopy, NMR spectroscopy, EPR spectroscopy, Moss bar, UV visible, mass स्पेक्ट्रोमेट्री, और आपका जो माइक्रोस्कोपिक टेक्निक है, लाइक कभी कभी आपको सेम इलेक्ट्रॉन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन से पूछ देते हैं, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी क्वेश्चन पूछ देते हैं। और एक लास्ट आपका जो सेकंड लास्ट टॉपिक है और न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, न्यूक्लियर रिएक्शन, जिसमें हम पढ़ते हैं अल्फा बीटा गामा रे, हाउ मेनी अल्फा पार्टिकल्स आर इमिटिंग, हाउ मेनी बीटा पार्टिकल्स आर इमिटिंग। इस तरीके से आपका जो सिलेबस है। फिर आता है आपका फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो इसमें सबसे जो बेस्ट पहला टॉपिक आता है वो आपका है क्वांटम थ्योरी। ठीक है, क्वांटम थ्योरी या क्वांटम केमिस्ट्री जिसको बोलते हैं। इसमें अप्रोक्सीमेट मेथड है, क्वांटम मैकेनिक्स, वेरिएशन प्रिंसिपल, परटर्बेशन थ्योरी, अप टू सेकेंड ऑर्डर एनर्जी एप्लीकेशन। फिर इसमें हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर लाइक टर्म सिंबल, मिनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए आपको पूछते हैं, केमिकल बॉन्डिंग इन डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, और इसमें केमिकल एप्लीकेशन ऑफ ग्रुप थ्योरी। इसमें सिमेट्री एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेगा जो कि आपका एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का टॉपिक है। ग्रुप थ्योरी पढ़ते हैं, इसमें कैरेक्टर टेबल पढ़ते हैं, पॉइंट ग्रुप पढ़ते हैं, और आपका सिलेक्शन रूल पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, इसमें और आपका जो टॉपिक है फिजिकल केमिस्ट्री का, आप इसको नोट कर सकते हैं या पीडीएफ में आपको लिंक में दे दूंगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये सिलेबस आपके पास होना चाहिए इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द सीएसआर नेट एग्जाम। दिस सिलेबस इज प्रिंटेड फॉर्म में आपको होना चाहिए। फिर आपका मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी आता है जिसमें हम पढ़ते हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, डायटोमिक मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, आईआर एंड रमन एक्टिविटीज, सिलेक्शन रूल, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक रेजोनेंस, एमआरआई जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आता है केमिकल थर्मोडायनेमिक। जो हम थर्मोडायनेमिक का जो पार्ट है, थर्मोडायनेमिक के पार्ट का जो शुरुआत है क्लास, याद करो आप क्लास 11 से शुरुआत करते हैं। ठीक है, गिब्स हेमोल्ड इक्वेशन आप इसमें पढ़ते हैं, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, लीच एटलियर प्रिंसिपल, और बहुत सारे जिसमें आइडियल गैस पढ़ते हैं, नॉन आइडियल गैस पढ़ते हैं, सॉल्यूशन पढ़ते हैं। तो ये सारा जो सिलेबस है वही है, बस थोड़ा सा एडवांस हो गया आपका सीएसआर नेट के सिलेबस में इसको डाला गया है। फिर एक टॉपिक आता है स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक। ये शायद आपने अगर आप पढ़े होंगे तो मास्टर्स की क्लास में पढ़े होंगे, जिसमें बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, आपका पार्टीशन फंक्शन, और उसके जितने भी थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज हैं, कैलकुलेशन फॉर मॉडल सिस्टम, बोस आइंस्टीन मॉडल, माइक्रोकैनिकल सिस्टम, ये सारा चीज आपने स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक में जरूर डिस्कस किए होंगे। फिर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट आता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नॉन इक्वेशन, रेडॉक्स सिस्टम, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, डिवाई हकल थ्योरी, कोलरास लॉ, एप्लीकेशन ऑफ आयनिक इक्विलिब्रिया, कंडक्टोमेट्रिक एंड पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन। ठीक है, हो सकता है सिलेबस थोड़ा ब्रॉड है, लेकिन इसको धीरे धीरे आप कंप्लीट करते जाएंगे तो आप इस सिलेबस को पूरा कवर कर लेंगे। इसके क्वेश्चंस, इसके टॉपिक्स, इसकी डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, और केमिकल काइनेटिक एक टॉपिक आता है इसमें, केमिकल काइनेटिक जिसको बोलते हैं रासायनिक बल गतिकी, हम हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं। तो इसमें है आपका रेट लॉ डिटर्मिनेशन, डिपेंडेंस कॉम्प्लेक्स थ्योरी, इसमें आपको मिलेगा स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, कोलिजन थ्योरी, ट्रांजिशन स्टेट, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन, और आप में काइनेटिक सॉल्ट इफेक्ट। तो ये सारा चीज आपके किस में आता है, केमिकल काइनेटिक में आता है।
फिर इसमें हाँ एक इम्पोर्टेंट है सॉलिड स्टेट चैप्टर, जो आप क्लास 12th की पहली यूनिट पे पढ़ते हैं, सॉलिड स्टेट, कोलॉइड्स एंड सरफेस, पॉलीमर केमिस्ट्री और ये डाटा एनालिसिस। ये डाटा एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें बहुत कम ही क्वेश्चन आता है, कभी कभी एक आध दो आ गया ये, या आपका एक आ जाता है लीनियर रिग्रेशन या एरर आता है, जैसे कि रैंडम एरर आता है, ह्यूमन एरर होता है। तो इस तरीके के जो एरर होते हैं इसको पूछते हैं। फिर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे कि इसमें आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, हाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी किताब बहुत बेस्ट है, किस टॉपिक के लिए किताब अच्छी है, ये सारा चीज मैं आपको डिस्कस करते चलूंगा। फिर है आपका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, इसमें पढ़ते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का इंक्लूडिंग रिजियो एंड स्टीरियोआइसोमर, प्रिंसिपल ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री जिसमें आप देखेंगे ईजेड नोमेनक्लेचर, आरएस नोमेनक्लेचर, स्टीरियो सेलेक्टिविटी, एनाइंसियो सेलेक्टिविटी, डायस्टीरियो सेलेक्टिविटी, ये सारा टॉपिक आपका किसका है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। हाँ फिर आता है एरोमेटिसिटी, बेंजोनॉइड इन नॉन बेंजोनॉइड रिंग कंपाउंड्स, जरेशन एंड रिएक्शन। फिर इसमें ऑर्गेनिक रिएक्टिव इंटरमीडिएट, कार्बिन, नाइट्रीन, कार्बेक्टाइन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल, ये सब बेंजाइंस, ये सब क्या है आपका इंटरमीडिएट जो आपके टॉपिक्स में है। इसमें आप इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये जो सिलेबस शुरू हुआ है, ये जो शुरुआत हुआ है आपका क्लास 12th के सिलेबस शुरुआत हुआ है। फिर इसमें ऑर्गेनिक जो रिएक्शन मैकेनिज्म है, हाँ ये थोड़ा सा टफ लग सकता है। ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म है, एलिमिनेशन है, सब्स्टिट्यूशन, आपका एलिमिनेशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो जो रेडिकल रिएक्शन है, इसमें एक बहुत रीअरेंजमेंट एक टॉपिक आता है, रीअरेंजमेंट, कॉमन नेम रिएक्शन एंड रीअरेंजमेंट एप्लीकेशन इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। और एक इसमें है आपको बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो अपने क्लास शायद एमएससी में पढ़ेंगे, पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सीएसआई नेट का। फिर इसमें असिमेट्रिक सिंथेसिस, कॉन्सेप्ट इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस और ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिएजेंट, जिसमें आपका फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन है, इंक्लूडिंग ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। तो अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी लगती है तो आप उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरुआत करना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जा सकते हैं। कुछ इसमें कॉन्सेप्ट है, कुछ ट्रिक्स है, कुछ कभी कभी आपको एक्सेप्शन भी मिल सकता है, तो इससे आपको उदास नहीं होना है, सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं बनता है, कैसे करें। ठीक है, और इसमें हाँ जो आपको बता दिया मैं, पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री, सिंथेसिस रिएक्टिविटी, और हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें चैप्टर आता है जिसको बोलते हैं आप एनएमआर। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल इलूसिडेशन बाय एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, C13H1 यूवी विजिबल आईआर और मास स्पेक्ट्रोमेट्रिक टेक्निक। इस तरीके से आपका जो सिलेबस है 3 भाग में बटा हुआ है आपका। एक मैं बता दिया आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और एक है आपका फिजिकल केमिस्ट्री और एक है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सारा सिलेबस मैं बता दिया, क्या क्या है, फिजिकल का बता दिया और आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलिए अब कुछ इसके जो पार्ट्स हैं वो देख, हाँ इनमें कुछ इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक भी हैं। आपको जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग इसमें आपका जो नैनो साइंस आज का जो रिसर्च चल रहा है, नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो साइंस, या कुछ ग्रीन केमिस्ट्री के ऊपर भी एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, कुछ मेडिसिनल केमिस्ट्री के ऊपर, और सुप्रा मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तो इस तरीके के आपका जो इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक है आपके सिलेबस के नीचे ये दिया हुआ है। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आते हैं, सर ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है, ऐसा आपको सोचना नहीं है, क्योंकि वो लिख के दिए है सीएसआर वाले, क्योंकि सीएसआर कम्प्लीटली रिसर्च बेस्ड है। तो वो कुछ ना कुछ आपको रिसर्च से रिलेटेड ऐसा टॉपिक से क्वेश्चन जरूर देंगे, हर साल वो दो चार क्वेश्चन आपको देंगे ही देंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं कट ऑफ का। सर कितना मार्क्स लाना पड़ता है आपको एग्जाम के लिए? तो ये जो कट ऑफ होते हैं वो ईयर वाइज होता है, अलग अलग साल अलग अलग। आपका जनरल कैटेगरी के लिए, आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, आपका ई ओबीएस सॉरी ओबीसी कैटेगरी के लिए, एससी कैटेगरी के लिए, या एसटी आपका जो पीडब्ल्यू। तो मैं बात करूंगा आपका केमिकल साइंस का। ठीक है, केमिकल साइंस अगर मैं बात करता हूँ तो यूआर के लिए देखिए, यूआर के लिए है 2024 का कट ऑफ है, रिसेंटली कट ऑफ है, 55% गया है। 55 का आप डबल कर दीजिए, आपका 110 जो मार्क्स हैं, ठीक है, 55 का जस्ट डबल कर दी, क्योंकि हमारा मार्क्स होता है 200 का, तो 200 में कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका 50% जनरल का है, ये अनरिजर्व कैटेगरी का है। और ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी होता है, इकोनॉमिक जो वीकर सेक्शन है उसको बोलते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ठीक है, उसके लिए 47% है। ओबीसी के लिए हाँ यहाँ पे दो कैटेगरी की निकला है। ठीक है, आपका एक जेआरएफ का रहता है और एक आपका एलएस का रहता है। तो ये आपका जेआरएफ का कैटेगरी है और ये आपका एलएस का है। तो मैं आपको बता दूं ये जेआरएफ कैटेगरी है, यानी कि इसमें आपको जेआरएफ मिलेंगे। एससी कैटेगरी देखिए 36% है, एसटी के लिए 30%, 30% 60 मार्क्स, इसका जस्ट डबल कर दीजिए आप, 60 मार्क्स है। और ये पीडब्ल्यू के लिए 25% यानी कि 50%। ठीक है, उसी तरीके से आपका
अर्थ साइंस जो मैं आपको बात कर रहा था, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंस और केमिकल साइंस, ठीक है। तो यहाँ पे 4 टॉपिक, सॉरी 5 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, 1, 2, 3, 4 और 5। तो मैं आपको बता चुका हूँ CSIR जो है 5 सब्जेक्ट को कंडक्ट करता है, बाकी आपका यूजीसी नेट का काम है, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है, कट ऑफ जो है अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं या इस कैटेगरी में हैं या अगर 80 कैटेगरी से हैं, ठीक है, तो आपके लिए कट ऑफ थोड़ा कम है। कम है कहने का मतलब, देखिए यहाँ पे अनरिजर्व को देखिए 55 यानी कि 110 मार्क्स लाना है, लेकिन आपको इधर थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, ठीक है। और कुछ बात करते हैं लेक्चरशिप के लिए, कि अगर आप जेआरएफ की कैटेगरी में नहीं आते हैं, आप उस मार्क्स को, उस परसेंटेज को नहीं ला पाते हैं, तो आपके लिए जो एलिजिबिलिटी है, ठीक है, जैसे कि आप कहते हैं कि यहाँ पे अनरिजर्व का है आपका 49%, फिर 42%, ये ओबीसी का 42% है, इधर आपका 32%, ठीक। तो इस तरीके से आप ला सकते हैं, आपका कैटेगरी 2 है। पहला कैटेगरी था आपका जेआरएफ का, ठीक है, पहला कैटेगरी आपका जेआरएफ का, दूसरा कैटेगरी था आपका एलएस का, और तीसरा कैटेगरी जो आजकल 1-2 साल हुआ है, जिसमें मात्र आपको पीएचडी में एडमिशन मिलेगा, क्या पीएचडी में एडमिशन मिलेगा, उसके लिए आपका जो तीसरा कैटेगरी है वो 33% है। मतलब अगर आप 200 में 66 मार्क्स लाते हैं, तो आपका पीएचडी एडमिशन के लिए आप किसी भी कैटेगरी के हो, आप सॉरी जनरल और ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी के, और 25% अगर आप लाते हैं, 25% आप लाते हैं, आप एसटी एससी के हैं अगर, तो आप पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इसमें आपको ना तो लेक्चरशिप मिलेगा, ना तो आपको जेआरएफ मिलेगा, मात्र आपको पीएचडी में एडमिशन मिलेगा। सो दिस इज clearly mention कि eligibility for admission to PhD as per the UGC guideline and subject to satisfied minimum benchmark of 33%. If you are scoring 33% in CSIR NET exam, you are eligible for the PhD admission. ठीक है, चलिए, तो ये हो गया बच्चों। अब मैं एक बात जो बताने वाला हूं आपको एग्जाम पैटर्न का, ठीक है। एग्जाम पैटर्न क्या है, सर हम इसको एग्जाम कैसे दिलाएंगे? तो मैं आपको बता दूं, आपका जो 200 मार्क्स का एग्जाम है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए आपका है, आपका एप्टीट्यूड क्वेश्चन होता है, ठीक है, पार्ट ए आपका है एप्टीट्यूड क्वेश्चन। यहाँ पे आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे एप्टीट्यूड का, और वो 20 क्वेश्चन में से आपको 15 क्वेश्चन बनाने हैं, और 15 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का होता है, तो टोटल आपका 30 मार्क्स का हो गया। आपके पास 5 क्वेश्चन ऑप्शन है, आप छोड़ सकते हैं, आपको 15 से ज्यादा नहीं बनाने हैं। बात करते हैं पार्ट बी का, तो पार्ट बी में आपको टोटल 40 क्वेश्चन आएंगे, उस 40 क्वेश्चन में से आपको 35 बनाना है, और एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का होता है, तो टोटल कितना हो गया 70 मार्क्स। तो पार्ट ए प्लस पार्ट बी मिलाकर आपका 100 मार्क्स का हो गया। अब बात करते हैं पार्ट सी का। पार्ट सी में आपको कितना क्वेश्चन आएंगे, आपको 60 क्वेश्चन देंगे, उस 60 क्वेश्चन में से आपको बनाना है 25, और एक क्वेश्चन होता है 4 नंबर का, तो 25 इंटू 4 इज इक्वल टू होगा 100 मार्क्स। आपको 60 क्वेश्चन में से मात्र और मात्र 25 बनाने हैं, 25 क्वेश्चन में से आपको एक भी एक्स्ट्रा नहीं बनाने हैं, और आप बनाएंगे भी तो आपका इस इंटरव्यू जो कंप्यूटर है उसमें आपका सेलेक्ट नहीं होगा। तो इतना होशियार है कंप्यूटर कि अगर आप 25 से ज़्यादा बनाते हैं तो वो सेलेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो आप मैक्सिमम 25 बना सकते हैं, उससे कम 1 2 3 4 5 आपको जितना बनता है बना सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी नेगेटिव मार्किंग। आप ये तो हो गया आपका पॉजिटिव मार्किंग की, अगर आप 2 बनाते हैं तो आपको 4 नंबर मिलेगा, 1 बनाते हैं तो 2 नंबर मिलेगा। अब अगर पार्ट ए में अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो आपका कितना मार्क्स कटेगा, 0.5 नंबर उससे माइनस होगा, एक क्वेश्चन गलत होने से 0.5। पार्ट बी में अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है तो आपका 0.5 मार्क्स क्या होगा, निगेटिव मार्किंग हो। सपोज करो आपने एक क्वेश्चन बनाया, आपको 2 मार्क्स मिल गए, आपने फिर से दूसरा क्वेश्चन बनाया, उसमें आपका गलत हो गया, तो 0.5 कटेगा। तो कहाँ से कटेगा, ये जो आप 2 नंबर पाए थे वहां से 0.5 माइनस हो जाएगा, तो आपका टोटल नंबर हो जाएगा 1.5, यानी कि 1.5 नंबर मिलेगा। अब जो मेन आपको बहुत जो बॉस है इसको बोला जाए पार्ट सी, इसमें आपको एक क्वेश्चन में 4 नंबर मिलने वाला है। इफ यू आर डूइंग करेक्ट इन पार्ट सी, तो अगर आपका एक क्वेश्चन सही होता है तो आप 4 नंबर पाएंगे, लेकिन अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो सीधा सीधा इसमें आप माइनस है, यानी कि 1 नंबर कट जाएगा। यानी कि सीधा सीधा बोलो तो मैं आपको बात करूंगा 1/4, 2 का 1/4 आपका 0.5 है, तो वैसे ही 4 का 1/4 आपका क्या हो जाएगा, 1 है, ठीक है।
तो 1 नंबर कटेगा। तो ये हो रहा आपका एग्जाम पैटर्न, एग्जाम कैसे आपका मार्किंग होगा, ठीक है। तो सीधा-सीधा आप समझिएगा कि पार्ट ए बनाएँगे, पार्ट बी बनाएँगे, पार्ट सी बनाएँगे। पार्ट ए में मिलेगा तो 2, जाएगा तो 0.5, और पार्ट बी में मिलेगा तो 2, जाएगा तो 0.5, और आपका पार्ट सी में एक क्वेश्चन में 4 नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर आप जाता है यानी कि माइनस गलत हो जाता है तो आपका -1 कट जाएगा, ठीक है। इससे आपको बनाना है 15, इसमें आपको बनाना है 35, और इसमें आपको बनाना है 25, ठीक है। तो 15 दूनी 30, 35 दूनी 70, और 25 गुणी 4 तो 100। तो अगर आप टोटल सबको जोड़ेंगे तो आपको टोटल मार्क्स हो जाएगा 200। यहाँ पे जो मैं आपको लिख के दिया था, ये यहाँ पे देखिए आपको टोटल मार्क्स कितना था, 200, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से आपका पूरा नेट का सिलेबस पैटर्न मैं डिस्कस कर दिया, कट ऑफ। हाँ, अब रही बात थोड़ा सा स्टडी प्लान का, सर कैसे स्टडी किया जाए। तो इसमें कुछ मैं आपको टिप्स बता देता हूँ कि स्टडी प्लान या स्टडी पैटर्न कैसे होता है। सबसे पहले तो आप सिलेबस कवर का, सबसे पहले आप क्या करिए, सिलेबस कवर कीजिए। सिलेबस कहने का मतलब आपको जो सिलेबस दिया गया है उसके बारे में पढ़िए। एकदम से अचानक से क्वेश्चन डिस्कशन करना है, क्वेश्चन पेपर पढ़ना है, प्रीवियस ईयर देखना है, ऐसा कुछ नहीं। वो सब बात की बात है। सबसे पहले आप कोई भी इंस्टीट्यूट से पढ़िए, ठीक है। किसी भी कोचिंग को, इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करिए, या अगर मैं कंटिन्यू इसमें करूंगा तो आप इससे अभी पढ़ सकते हैं, कुछ टॉपिक्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। रही बात आपका क्वेश्चन पेपर का, तो PYQs वगैरह मैं सारा चीज़ इसमें ग्रुप में डालते जाऊंगा, ठीक है। मेरे पास एक टेलीग्राम ग्रुप है, इस टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाएंगे, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे मैं सारे PYQs, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं 2011 से लेके 2024 तक के जो पेपर हैं, उसका सॉल्यूशन कैसे सॉल्व हुआ है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो सारा चीज़ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। और आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बने रहिएगा वीडियो में, मैं सारा चीज़ देते जाऊँगा, जितना मेरे से हो सकता है, जो टॉपिक मैं कवर कर सकता हूँ मैं करूँगा, ठीक है। और उसके बाद आपके पास एक बहुत अच्छा चीज़ है जिसको शॉर्ट नोट्स बोलते हैं, ठीक है। शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाइएगा। शॉर्ट नोट्स यानी कि आप जो भी चीज़ को पढ़ते जाते हैं, उसको शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करते जाइए, क्योंकि आप जब एग्ज़ाम में जाएँगे, रिवीज़न करेंगे, एग्ज़ाम में जाने से पहले रिवीज़न करेंगे, तो आपके पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। नहीं तो अब क्या होता है, बहुत सारा नोट्स बन जाता है, अब इसको रिवीज़न करने के टाइम हड़बड़ा जाते हैं। सर इतना सारा है, कैसे रिवाइज़ करें? भूल जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको 3 चीज़ का फ़ॉर्मूला बताता हूँ। आर आर स्टडी प्लान में इसको इंक्लूड कीजिएगा। आर 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 का मतलब क्या है, रिसीव। इस आर का मतलब होता है रिवाइज, और इसका मतलब होता है रिमाइंड, ठीक है। ठीक है, तो इसको आप रट रट नहीं समझिएगा, ठीक है। क्या है आपका, रिसीव, रिवाइज, रिमाइंड। दिस 3 आर फार्मूला आपको दिमाग में रखना है। आपने रिसीव करिएगा, आपको रिवाइज करना है घर जाके, और इसको रिमाइंड करना है कि क्या आपके नोट्स में बना हुआ है। आप किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ सकते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप कहीं भी ज्वाइन करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपके पास ये फार्मूला होनी चाहिए कि आप रिसीव करिए, रिवाइज करिए, रिमाइंड करिए कि आज मैं क्या पढ़ा हूँ। सोने से पहले एक बार नोटबुक जरूर देखिएगा कि मुझे कल क्या पढ़ना है, आज क्या पढ़ा हूँ। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू आर नॉट गेटिंग रिवीजन, ठीक है, आप भूले भूले से लग आपको भूले जाए, आप भूल जाएंगे कि क्योंकि आप शुरुआत करेंगे तो CSR का सिलेबस बहुत अच्छा है, लेकिन धीरे 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 वो ब्रॉड होते जाता है। फिजिकल का बहुत सारा चैप्टर आ गया, ऑर्गेनिक का चैप्टर आ गया, इनऑर्गेनिक का चैप्टर आ गया। तो इसमें आपको समझना है कि धीरे धीरे कंट्रोल करते चलना है कि हाँ, एक टॉपिक हो गया तो उसका क्वेश्चन कर लीजिए। सपोज आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी है, सपोज आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़े, तो इसमें आपको क्या करना है, उसकी पूरे टॉपिक कवर हो गया, शॉर्ट नोट्स बन गए, ठीक है। उसमें आपको शॉर्ट नोट्स बना लिए। अब आप उसको भी क्वेश्चन करिए। पहले PYQs कर लिए, पूरे PYQs मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लिए। उसके बाद उससे रिलेटेड और अगर आपके पास क्वेश्चन है, लाइक कोई IITG का क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है, या प्रैक्टिस बुक है, तो उसको उस कॉन्सेप्ट में अप्लाई करके देखिए कि जो मैं केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर पढ़ा हूँ वो अप्लाई होता है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको मैं कुछ किताबें बताऊंगा, कुछ बुक्स बताऊंगा, कुछ टॉपिक्स को लेके आऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपको हो सकता है कुछ पार्ट मिस हो जाए, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।